नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक भूगोल का अध्याय 7 तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के प्रश्नोत्तर को जानेंगे कि किस प्रकार इस अध्याय में से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे कुछ वैकल्पिक प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जिसमें से एक पर आपको सही का निशान लगाना होगा, जो कि आपका उत्तर होगा। ठीक है? तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से कौन-सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? मतलब आपको इन चारों में से एक बताना है जो कि तृतीयक क्रिया है। पहला जो आपको अ, विकल्प दिया गया है वह है खेती, दूसरा है बुनाई, तीसरा व्यापार और जो आपका घ है वो है आखेट। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, देखिए पहले जो खेती है, खेती और आखेट प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है और जो ये बुनाई है वह भी आपका प्राथमिक उसके द्वितीयक क्रियाओं से संबंधित है। तो तृतीयक में आपका आता है व्यापार। ठीक है? व्यापार आपका तृतीयक क्रिया है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? मतलब अब इनमें से आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। इस्पात प्रगलन मतलब इस्पात को पिघलाना, स्टील को पिघलाना। ख है वस्त्र निर्माण, ग मछली पकड़ना, घ टोकरी बुनना। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो आपका होगा ग मछली पकड़ना, क्योंकि मछली पकड़ना आपका प्राथमिक क्रिया है। ठीक है? जो भोजन और आखेट में आता है। और जो इस्पात को पिघलाना है, वस्त्र निर्माण और टोकरी बुनना, वह दो तीनों द्वितीय क्षेत्र में आपको कराए जाते हैं। अब है आपका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो दिल्ली में, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में सबसे ज्यादा रोजगार दिलाता है? क है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो इसका जो उत्तर है वो आपका होगा घ सेवा क्षेत्र। ठीक है? यानी कि सेवा क्षेत्र से संबंधित दिल्ली में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे ज्यादा रोजगार दिए जाते हैं। अब है आपका प्रश्न 4, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? पहला जो आपका विकल्प है वो है द्वितीय क्रियाकलाप, अ, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या फिर प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है? इसमें जो आपका होगा वो होगा उत्तर ग चतुर्थ क्रियाकलाप। मतलब वे काम जिनमें उच्च परिणाम निकलते हैं और उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण मतलब खोज संबंधित कार्य सम्मिलित होते हैं, वो आपको चतुर्थ क्रियाकलाप होते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? अब इसे बताना है। संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्ययन अध्ययन ध्यान, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। मतलब इनमें से बताना है कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित है आपका। इसमें आता है ख विश्वविद्यालय अध्ययन। ठीक है? अब आपका है प्रश्न 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मतलब इसमें से जो है एक सत्य है, सॉरी एक सत्य नहीं है, आपको पता लगाना है। तो पढ़ते हैं इन वाक्यों को। क है बाह्य स्त्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। बाह्य स्रोत मैंने आपको बता दिया था आपके अध्याय में कि बाह्य स्रोत का मतलब होता है जब एक जो देश है वो अपना काम किसी और देश से करवाता है। ठीक है? मतलब ये जो देश है, ये जो देश हमारा क है वो हमारे ख देश को ख देश में या तो अ, अपनी कंपनियां, अपने उद्योग स्थापित कर देगा। ठीक है? या फिर अपने श्रमिकों को वहां पर भेज देता है, या फिर इसी देश के ही श्रमिक इन उद्योगों में क देश का कार्य करते हैं। तो जब क देश ने अपना कार्य किसी अन्य देश से करवाया, ठीक है, तो उसे बाह्य स्रोत कहते हैं। मतलब हम बाहर के स्रोत द्वारा अपना काम करवा रहे हैं। ठीक है?
तो बाह्य स्रोत दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को कम करता है। मतलब इससे आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता है और लागत जो है वो कम होती है। ख है कभी-कभार अभियांत्रिक और विनिर्माण कार्यों की भी बाह्य स्त्रोतन की जाती है। मतलब कभी-कभार क्या किया जाता है कि जो उद्योगों का मतलब उत्पादों का निर्माण किया जाता है, वो भी बाह्य स्रोत के द्वारा किया जाता है। बीपीओज़ के पास केपीओज़ की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। मतलब बीपीओज़ एक उद्योग है, उसके पास केपीओज़ की तुलना में ज़्यादा बेहतर अवसर व्यावसायिक अवसर होते हैं। और घ है कामों के बहुस्त्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। मतलब जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो है ये क देश है और ये ख देश है। तो क देश ने अपने काम का बहिस्रोत कर दिया, मतलब अपने काम को, अपने देश के काम को किसी अन्य देश में करवा दिया। तो जो क देश है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ पर जो वे काम ढूँढ रही थी जनता अपने देश में, उनको असंतोष होता है क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो आधे से ज़्यादा काम है वो किसी अन्य देश के द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये जो प्रश्न 6 है, इसका उत्तर है आपका घ, ठीक है? कि कामों के बहिस्त्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये कुछ लघु उत्तरीय छोटे उत्तर वाले आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न पहला है, तृतीय क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य है? मतलब यहाँ पे आपको तृतीय क्रियाकलाप की परिभाषा लिखनी होगी और उसकी 1-2 विशेषताएँ, ठीक है? उत्तर है, तृतीय क्रियाकलाप का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित की जाती हैं। तृतीयक व्यवसायों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, मतलब इसमें वस्तुओं ना तो कच्चे माल से संबंधित है ये क्षेत्र और ना ही यहाँ पर वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन किया जाता है। उदाहरण शिक्षण कार्य, बैंकिंग, परिवहन व संचार, वाणिज्य व व्यापार आदि। मतलब इसमें सेवाओं का आदान-प्रदान किया जाता है, वह तृतीयक क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे कि शिक्षण कार्य से संबंधित सेवाएँ, मतलब जैसे आपके विद्यालयों में, स्कूलों में आपके जो शिक्षक होते हैं आपको पढ़ाते हैं, तो वे शिक्षा प्रदान करते हैं। बैंकिंग मतलब बैंक में जो आपको बैंकिंग सेवाएँ मिलती हैं। परिवहन मतलब जैसे कि बस और गाड़ियों द्वारा या ट्रक द्वारा जो उत्पादों को या फिर लोगों को इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। संचार मतलब जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन या फिर इंटरनेट, टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, ये सब संचार में आता है। वाणिज्य व व्यापार, ये सब ठीक है? ये सब सेवाएँ तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हैं। प्रश्न 2, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है? उत्तर, व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों और नगरों में होता है। मतलब व्यापार का जो काम होता है वो सारा कस्बों यानी कि गाँव में और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है? व्यापारिक केंद्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हीं के अंदर ही व्यापार किया जाता है, इसलिए इन्हें व्यापारिक केंद्र कहा गया है। प्रश्न 3, ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं? देखो विपणन का मतलब भी व्यापार ही होता है, तो ग्रामीण विपणन केंद्र मतलब गाँव में व्यापार का केंद्र। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं तथा निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार और फुटकर क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। मतलब ये अ, नगरों की तरह उतने विकसित तो नहीं होते, पर यहाँ पर थोड़ी व्यवस्थाएँ होती हैं और ये निकटवर्ती मतलब उसके आस-पास की जो बस्तियाँ होती हैं, उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है? इनमें अधिकांश के केंद्रों में मतलब इस यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर मतलब बाज़ार होते हैं, गाँवों के अंदर अधिकांश केंद्रों में थोक बाज़ार यानी कि जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में मतलब भंडार के रूप में जो वस्तुएँ प्रदान करता है, मतलब जैसे कि जो थोक बाज़ार होता है, वह होता है जो आपके दुकानदार होते हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई पंसारी की दुकान है और उसके पास तुम अगर आप अनाज लेने जाते हो, ठीक है? तो आपको तो बस अनाज कितना, अगर आप चावल लेने जाते हो तो आपको सिर्फ़ चावल 1 या 2 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो ही आपको चावल की आवश्यकता होती है और वे आपको खुला चावल दे देता है। पर जो थोक बाज़ार होते हैं, वह कभी भी खुला सामान आपको नहीं देते। वे आपको भंडार के रूप में देते हैं, मतलब जो दुकानदार होते हैं
वे थोक बाजार से जाकर अपना सामान खरीदते हैं, क्योंकि वो उपभोक्ताओं को बेचने के लिए उनको कई बोरियां, कई बोरी चावलों की आवश्यकता होती है, कई बहुत ही बड़ी मात्रा में भंडार, वस्तुओं के भंडार की आवश्यकता होती है, तो वे थोक बाजार से अपना सामान खरीदते हैं उपभोक्ताओं को बेचने के लिए। तो जो थोक बाजार है, उसमें जो सामान बेचा जाता है वह दोबारा बिक्री के मकसद से बेचा जाता है, कि अ, थोक बाजार ने एक सामान बेचा, ठीक है? किसको? दुकानदार को, फिर दुकानदार ने उस सामान को उपभोक्ता को बेच दिया, उसे जितनी मात्रा में आवश्यकता थी, ठीक है? तो थोक बाजार पुनः बिक्री के मकसद से बेचा जाता है थोक बाजार में। और फुटकर व्यापार क्षेत्र क्या होते हैं? जो कि जैसे कि आपके रेहड़ी वाले, फेरी वाले दुकानदार, जो कि आपको खुला सामान दे देते हैं। ठीक है? मतलब अगर आपको 1 किलो चावल की आवश्यकता है, तो दुकानदार आपको 1 किलो चावल देते हैं, और अगर आपको 3 किलो की आवश्यकता है, तो 3 किलो। वे आप पर कोई दबाव नहीं डालते कि वे खुला सामान नहीं देंगे, आपको पूरे बोरी ले जानी पड़ेगी, ठीक है? और फुटकर व्यापार क्षेत्र जो होते हैं, वह थोक व्यापार क्षेत्र से ही अपना सामान खरीदते हैं, ठीक है? प्रश्न 4, आवधिक बाजार क्या होता है? आवधिक बाजार, आवधिक मतलब अवधि के अनुसार जो लगाया जाता है बाजार, ठीक है? उत्तर पढ़ते हैं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं लगते, वहां पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर रोज बाजार नहीं लगते हैं, ठीक है? वहां पर क्या करते हैं, हफ्ते में किसी चुनिंदा दिनों को वे अ, किसी चुनिंदा दिनों पर कुछ दिनों की दूरी के बाद, जैसे कि मान लीजिए रविवार को एक बाजार लगाया उन्होंने, और फिर उन्होंने लगा दिया शुक्रवार को एक बाजार। तो सप्ताहों में किसी निश्चित दिनों को बाजार लगाए जाते हैं, जिन्हें आवधिक बाजार किया कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच में अंतराल होता है, समय अंतराल। अब रविवार से लेकर शुक्रवार तक का जो दिन थे, वो उनकी अवधि होती है। तो जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते, वहां पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं, जो आसपास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है? प्रश्न 5, नगरीय बाजार केंद्र क्या है? हमने यहाँ पे ग्रामीण विपणन केंद्र पढ़ा था, मतलब ग्रामीण व्यापार केंद्र। यहाँ पे है नगरीय बाजार केंद्र क्या होता है? उत्तर, नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती है। ये नगरों में स्थित होते हैं और नगर वासियों की सेवा करते हैं। मतलब नगरों में जो बाजार लगाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं। यहाँ पर वस्तुओं के साथ-साथ आपको सेवाएँ प्रदान की जाती है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान, मतलब जो कि अलग से बच्चों के लिए ट्यूशन रखा जाता है, शैक्षणिक संस्थान अलग से, ठीक है? वे भी सेवाएँ आपको मिलती है, वकील की सेवा मिलती है, डॉक्टर की सेवा मिलती है। आपने देखे होंगे बाज़ार, शहर के बाज़ारों में जगहों-जगहों पर चिकित्सक केंद्र होते हैं, अस्पतालों की जगह छोटे चिकित्सक केंद्र होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आपको जो आपको स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं, और ये नगरों में स्थित होते हैं ये बाज़ार, और नगर निवासियों की सेवा करते हैं, ठीक है? प्रश्न 6, परिवहन को प्रभावित करने वाला कोई एक कारण बताइए। तो जो परिवहन को प्रभावित करता है, वह सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारक है, वह माँग होता है, ठीक है? उत्तर, परिवहन की माँग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। मतलब जो परिवहन है, उसकी माँग जितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, वो जनसंख्या के आकार पर निर्भर होती है। मतलब जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उतना ही ज़्यादा आप परिवहन की माँग होगी, और जितनी कम जनसंख्या होगी, उतनी ही कम परिवहन की माँग होगी। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी ज़्यादा लोगों को आवश्यकता पड़ेगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, और इस काम में परिवहन सहायता करता है। और जितनी जनसंख्या कम होगी, जितने कम लोग होंगे, उतने ही परिवहन की माँग कम हो जाती है, ठीक है? तो ये जो माँग है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण कारक है, जो कि परिवहन को प्रभावित करता है। प्रश्न 7, कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व की दृष्टि से विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन-सा है? ठीक है? मतलब जितने भी रोजगार हैं, वो पंजीकृत किए गए हैं, मतलब उनका एक आंकड़ा है, और कुल राजस्व की दृष्टि से, मतलब जितना भी राजस्व एक देश के पास इकट्ठा होता है, उसमें सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन-सा है? तो सबसे बड़ी सेवा, तो उत्तर है पर्यटन। अब देखिए, पर्यटन किस लिए है? पर्यटन मतलब होता है कि पर्यटन का अर्थ जो है वह होता है कि व्यापारिक मकसद से नहीं, बल्कि आनंद उठाने और घूमने-फिरने के मकसद से
जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाते हैं, ठीक है, भ्रमण करने जाते हैं, वह पर्यटन कहलाता है। और पर्यटन क्या होता है कि देखो काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी अन्य देश की संस्कृति से प्रभावित होकर, मतलब उनको वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी लगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि विदेश से काफी बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटन भारत घूमने आते हैं, तो वे वहाँ यहाँ की संस्कृति को देखने आते हैं, ठीक है? और यहाँ के जो दुर्ग है, यहाँ पर जो इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें, कला है, उनको देखने के लिए आते हैं, ठीक है? तो पर्यटन सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में किया जाने वाला तृतीय कार्यकलाप है, ठीक है? प्रश्न 8, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है? अब यहाँ पे आपको चतुर्थ क्रियाकलाप है उसकी परिभाषा लिखनी है। उत्तर, ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप है जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से है। मतलब ये जो क्रियाकलाप है, चतुर्थ क्रियाकलाप, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल और अलग तरीके का क्रियाकलाप है। इसका जो संबंध है, मतलब जिसमें ज्ञान से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जैसे कि शिक्षा, सूचना, शोध यानी कि प्रयोग व विकास, ठीक है? मतलब ये कार्य किए जाते हैं, ज्ञान से संबंधित कार्य हैं। चतुर्थ शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है। मतलब चतुर्थ क्रियाकलाप में शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते, सेवाएं दी जाती है, सूचना, शोध व विकास से संबंधित किए जाते हैं। और जो चतुर्थ शब्द है, यह दिखाता है कि उच्च बौद्धिक व्यवसाय से, मतलब ऐसे व्यवसाय, ऐसे कार्य जिनमें ऊंचे स्तर पर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका जो काम है वह चिंतन करना, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है, ठीक है? मतलब प्रयोग किस तरह से किया जाए, ठीक है, जिससे नए आविष्कार हो सके, और विकास किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो उनके लिए नए विचार देना, ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। प्रश्न 9, परिवहन में नोड और योजक का अर्थ क्या होता है, ये बताना है आपको। उत्तर, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि, मतलब अगर आपके पास दो मार्ग है, ठीक है, मैं आपको एक मिनट बताती हूँ। मतलब अगर एक ये मार्ग है, ये एक रास्ता है, ठीक है, उनका संधि मतलब उनको जोड़ने वाला, एक तो ये आपका उद्गम बिंदु, मतलब जहां से आपने शुरुआत की थी, और ये है गंतव्य बिंदु, जहां पर आपका जो रोड है, जहाँ पर मार्ग है, वो खत्म होता है, ठीक है? तो शुरुआती बिंदु से गंतव्य बिंदु तक जो आपको जोड़ता है, मतलब दो अथवा अधिक मार्गों का संधि, संधि मतलब होता है जोड़ने वाला, ठीक है? तो एक उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई कस्बा, मान लीजिए यहाँ मार्ग के सहारे, यहाँ पर ये गांव है छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे, तो मार्ग के सहारे कोई कस्बा, उद्गम बिंदु मतलब जहां से ये मार्ग शुरू होता है, और या फिर गंतव्य बिंदु नोड कहलाता है, ठीक है? और प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। मतलब अब जैसे ये एक रास्ता है, ये एक मार्ग है, तो इसका जो उद्गम बिंदु है ये है, जहाँ शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु, या फिर रोड के सहारे, सड़क के सहारे जो कोई गांव है, छोटे कस्बे होते हैं, वह सब नोड कहलाते हैं। और हर नोड मतलब प्रत्येक सड़क जो है, मतलब ये सड़क है आपकी, जो हर सड़क है वो दो नोड को जोड़ती है, मतलब एक शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु को जोड़ती है, और उसे योजक कहा जाता है, ठीक है? प्रश्न 10, चतुर्थ क्रियाकलाप की महत्ता का मूल्यांकन कीजिए, मतलब ये कितना महत्वपूर्ण है आपको बताना है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 के प्रश्न पत्र से लिया गया है। इसका उत्तर होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान से संबंधित है, मतलब प्रयोग से, आविष्कार से संबंधित है, जो ज्ञानोन्मुखी है, मतलब जिसमें ज्ञान अर्जित किया जाता है और ज्ञान से ही शुरू होता है ये। दूसरा है इसमें पॉइंट, चतुर्थ क्रियाकलाप के कारण प्राथमिक क्रियाकलापों में कमी आई है, मतलब जब लोग विकास के लिए नए नए आपको विचार प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, शोध कार्यों के लिए आपको नए विचार प्रदान कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलापों की यहाँ पर कमी हो जाती है, क्योंकि प्रयोग द्वारा आपके काम को आसान करने के लिए तकनीकी निर्माण किया जाता है, आधुनिक से आधुनिक तकनीक आपको प्रदान कर दी जाती है, जिससे अब जैसे कि मछली पकड़, आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि मछली पकड़ने का कार्य प्राथमिक क्रियाकलापों में
हाथों द्वारा किया जाता था। मानव अपनी क्षमता के अनुसार ही मछलियाँ पकड़ता था। वह खुद ही हाथ से जाल फेंकता था नदी में या समुद्र में, जिससे वह मछली पकड़ता था। पर चतुर्थ क्रियाकलाप में जो शोध कार्य किए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, उनसे तकनीकी का शुरुआत हुई, जिससे अब मशीनों द्वारा मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है? और उस वजह से प्राथमिक क्रियाकलापों में कमी आई है। प्रश्न 11, ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन क्या है? यानी कि केपीओ, नॉलेज ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन। उत्तर है यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्रोतन है। मतलब यह क्या है? सूचना के आधार पर ज्ञान को बाहर भेजता, बाहर फैलाता है। ठीक है? जिसमें विशेषता किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी संलग्न होते हैं, जैसे ई लर्निंग, अनुसंधान और विकास कार्य। मतलब ज्ञान आधारित बाह्य स्रोत, मतलब आप सूचना को प्रेरित करने के लिए किसी अन्य देश से अपना ये कार्य कराते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि आप इंटरनेट के सहारे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े-बड़े सेमिनार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जिसमें किसी अन्य देश के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो कि परामर्शदाता होते हैं, वह किसी भी एक विषय पर बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की बातें करते हैं, आपको सूचना प्रदान करते हैं, तो इसे ही बाह्य स्रोतन कहा जाता है सूचना का, कि किसी भी किसी भी विषय से संबंधित या विकास कार्य या अनुसंधान से संबंधित जो ज्ञान है, उसे बाहर किसी अन्य देश से प्राप्त करना, ठीक है? उस कार्य को किसी अन्य देश से करवाना। जैसे कि इसमें ई-लर्निंग बताया गया है, यानी कि इ इल इंटरनेट लर्निंग, यानी कि इंटरनेट की सहायता से जैसे हम बाहर किसी अन्य देश के लोगों से सीखते हैं, अनुसंधान, ठीक है? खोज के प्रयोग के कार्य और विकास क्रिया। प्रश्न 12, होम शोरिंग क्या है? उत्तर, किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मियों को घर बैठकर काम करने की सुविधा प्रदान करना होम शोरिंग है। यह सूचना प्रक्रम क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, और यह अधिक अधिक प्रचलित है। मतलब जब एक कंपनी अपने कर्मचारियों को घर बैठकर काम करने की सुविधा देती है, ठीक है? तो इसे होम शोरिंग कहा जाता है, और यह काम ज़्यादातर सूचना से संबंधित होता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं। मतलब जो कर्मचारी है वो घर बैठकर अपने कंप्यूटर में इंटरनेट से ही अपने इस कार्य को पूरा कर सकता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है? प्रश्न 13, भारत विश्व में एक लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य क्यों है? यह 2018 के प्रश्न पत्र से लिया गया है। उत्तर है अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण। अब आपको पता है भारत में काफ़ी तरह की जलवायु पाई जाती है, मतलब यहाँ पर मौसम हर प्रकार के हैं, यहाँ पर सर्दियाँ भी होती हैं, गर्मियाँ, बरसात, पतझड़, वसंत, हर प्रकार की जलवायु आप देख सकते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो मौसम है, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अनुकूल है। लोगों को ज़्यादा सर्दियाँ नहीं लगती, पर्यटकों को यहाँ घूमने में ज़्यादा गर्मी नहीं है कि उन्हें यहाँ परेशानी हो। एक तो इस कारण वजह से भारत एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। दूसरा ऐतिहासिक स्थल है, जैसे ताजमहल आदि के कारण यहाँ पर जो ऐतिहासिक कला है, जैसे कि ताजमहल हो गया, हुमायूँ का मकबरा, लाल किला, इंडिया गेट, इनके कारण पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। तीसरा चिकित्सक सुविधाओं के कारण, भारत की चिकित्सक सुविधाएँ काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए पर्यटकों में यह लोकप्रिय है। प्रश्न 14, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में प्रमुख अंतर बताइए। अब जो मुख्य-मुख्य अंतर है आपको तृतीयक और क्रियाकलापों में और द्वितीयक क्रियाकलापों में आपको वही बताने हैं। उत्तर हैं, द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन तकनीकी, मशीनरी एवं फैक्ट्री के प्रबंध से प्रभावित होता है, एवं उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है। ठीक है? मतलब द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होता है, उसमें उत्पादन किया जाता है तकनीकी, मशीनरी और फैक्ट्री के प्रबंधन से। मतलब उसमें तकनीक का इस्तेमाल होता है, मशीन का, और फैक्ट्री में उत्पादन का कार्य किया जाता है, और उत्पादन वस्तु का किया जाता है। मतलब उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है जिसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है? जबकि तृतीयक क्रियाकलाप में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित होता है, एवं उत्पादन प्राश्रमिक के रूप में होता है। मतलब तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, सेवाएं प्रदान होती है,
इसमें क्या होता है, उत्पादन जो होता है वो कर्मियों की, यानी कि जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी कुशलताओं को बढ़ाया जाता है। उनकी विभिन्न प्रकार की कुशलताओं को, ज्ञान को और अनुभव पर आधारित होता है। मतलब जितना अच्छा उनका ज्ञान और अनुभव होगा, जितने कुशल वे होंगे, उतना ही ज़्यादा तृतीयक क्रियाकलाप अच्छा होगा। और इसमें उत्पादन क्या होता है, उसमें उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि वेतन दिया जाता है तृतीयक क्रियाकलाप में। मतलब जिस सेवा सेक्टर का, यानी कि मान लीजिए जिस सेवा सेक्टर में कर्मियों का, मजदूरों का जो कुशलता का स्तर है, ज्ञान और अनुभव ज़्यादा अच्छा है, उनका पारिश्रमिक उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है? तो ये मुख्य अंतर है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। चतुर्थ सेवाओं को ज्ञानोन्मुख सेक्टर क्यों कहा जाता है? या फिर अथवा चतुर्थ सेवाओं को उदाहरण सही समझाइए। मतलब जो चतुर्थ सेवाएं हैं, उन्हें क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है कि वे ज्ञान में वृद्धि करती है या फिर वे ज्ञान पर आधारित होती है? और चतुर्थ सेवाओं को उदाहरण सहित आपको बताना है। उत्तर, चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानोन्मुख सेक्टर है। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक में चतुर्थ सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिपादन हुआ है। मतलब प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर में जो काम करते थे लोग, उसमें उसमें से बड़ी संख्या में चतुर्थ सेक्टर की तरफ आए हैं, सेवाएं बनी हैं जिनसे सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। मतलब जितनी ज्यादा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, उतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। एक ही प्रकार का काम तृतीयक या चतुर्थक दोनों हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीयक श्रेणी में है, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति के काम में संलग्न होकर किसी प्रकार का आविष्कार करता है, तो वह चतुर्थक में शामिल हो जाता है। मतलब जितनी ज्यादा आपकी सेवाएं होती हैं, जब मान लीजिए एक चिकित्सक की सेवाएं, तो एक देश में जितनी ज्यादा चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी, उतने ही कम वहाँ की जो जनता है, जो जनसंख्या उतनी कम बीमार पड़ेगी। और जितने कम लोग बीमार पड़ेंगे, उतने ज्यादा ही वहाँ का जो रोग मतलब जो स्वास्थ्य दर है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। और एक ही प्रकार का काम जो है वो तृतीयक और चतुर्थक दोनों सेक्टरों में हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एक अध्यापक है, जो कि वैसे तो तृतीयक श्रेणी में आता है क्योंकि वह शिक्षण सेवा प्रदान करता है। पर अगर कोई वो पढ़ाने के लिए अगर कोई नया तरीका, नया पद्धति ढूँढ लेता है, ठीक है? और किसी प्रकार का आविष्कार करता है, तो चतुर्थक क्रियाओं में शामिल हो जाता है। ठीक है? अगला प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं? संक्षेप विवरण कीजिए। उत्तर, व्यापार में क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। मतलब व्यापार जब करते थे, उसमें जब बेचते या खरीदते हैं, तो वो स्थानीय मतलब गांव से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। ठीक है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रहण एवं विपणन केंद्र जन्म लेते हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं। अब जो बेचने और खरीदने का कार्य है, वह उसके कारण कई सारे संग्रहण और विपणन मतलब व्यापारिक केंद्र जमा हो जाते हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र, मतलब ग्रामीण बाजार जहाँ पर व्यापार किया जाता है, और नगरीय बाजार जहाँ पर व्यापार किया जाता है। व्यापार भी दो प्रकार से किए जाते हैं, एक तो है थोक व्यापार, दूसरा है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार, इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। मतलब वे बिचौलिए जो कि उद्योगों से सीधे सामान खरीदते हैं। ठीक है? इसी पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। मतलब थोक व्यापार को ही बेचने में सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में लोग लगे हुए हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। दूसरा है फुटकर व्यापार, यह उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। मतलब उपभोक्ता को जब प्रत्यक्ष रूप से सामान बेचा जाता है, जैसे दुकानदार आपको प्रत्यक्ष रूप से सामान देता है, तो यह उससे संबंधित है फुटकर व्यापार। ठीक है? तो इन्होंने व्यापार ने इस प्रकार से सेवाओं को जन्म दिया है कि एक तो थोक व्यापार है, मतलब बेचने की सेवाओं में लोग लगे हुए हैं। ठीक है? इस प्रकार से।
प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, बाह्य स्रोतन की प्रवृत्ति के बढ़ने के कारक एवं परिणामों का विवरण दे। मतलब जो बाह्य स्रोत है वह काफी बड़े स्तर पर होने लगा है और इसके क्या कारण है और इसके क्या परिणाम है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। उत्तर, बाह्य स्रोतन की प्रवृत्ति में किसी देश अथवा एजेंसी द्वारा कार्य को दूसरे स्थानों पर, विशेष रूप से दूसरे देशों में स्थानांतरित करना होता है। मतलब बाह्य स्रोत क्या होता है कि किसी देश या एजेंसी द्वारा अपने कार्य को दूसरे देशों में मतलब भेज देना कि वहां के लोग आपके कार्य को पूरा करेंगे। अब कारण क्या है, क्या कारक है इसके जो इस वजह से बाह्य स्रोत बढ़ा है? पहला है, कुछ देशों में श्रम महंगा है जबकि कुछ देशों में सस्ता है। अतः ऐसे देश जहाँ श्रम सस्ता है वे अपने कार्य को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर देते हैं जिससे लागत में कमी आती है। अब कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर जो मजदूर है वो बहुत महंगे मिलते हैं और कुछ देश ऐसे जहाँ पर सस्ते मिलते हैं। तो जिन देशों में मजदूर महंगे मिलते हैं वे अपने कामों को ऐसे देशों में स्थानांतरित कर देते हैं जहाँ पर लागत कम आती है, मतलब जहाँ पर जो श्रमिक है वो सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, इससे उन्हें लाभ ज्यादा होता है और लागत भी उनकी कम लगती है। दूसरा है संचार के संसाधनों की सुविधा, जैसे कि इंटरनेट के कारण ज्ञान संबंधी कार्य आसानी से घर बैठकर किए जा सकते हैं। ठीक है, यह भी एक कारण है। कुछ कार्यों में अनुसंधान एवं विकास सुझाव, कानूनी सलाह ही मुख्य होता है। इन्हें समुद्र पार से भी इंटरनेट की सहायता से किया जा सकता है। मतलब हमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे कि प्रयोग या फिर खोज या आविष्कार से संबंधित कार्य विकास के लिए सुझाव सही होते हैं, या कानूनी सलाह जिन्हें समुद्र पार से भी हम किसी बढ़िया विशेषज्ञ द्वारा उसकी सलाह को इंटरनेट की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है, वैश्वीकरण के कारण बाह्य स्रोतन सहज हो गया है। मतलब वैश्वीकरण आपको पता है, ठीक है? अगर आपने राजनीति की किताब पढ़ी है तो आपको पता होगा वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण के कारण बाह्य स्रोत सहज हो गया है। ठीक है? वैश्वीकरण मतलब वस्तुओं का अ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना, ठीक है? जैसे कि भारत काफ़ी देशों से वस्तुएँ निर्यात करता है, अपने देश में खरीदता है और भारत के मसाले और सूती वस्त्र जो है वो बाहर विदेश में निर्यात किए जाते हैं, ठीक है? तो वैश्वीकरण ही होता है, तो वैश्वीकरण के कारण बाह्य स्रोत जो है वो आसान हो गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इस प्रकार के प्रश्न आपसे इस अध्याय में से पूछे जाता है आपके पेपर में। तो आपको आज के लिए बस इतना ही, यहाँ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।